हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करते हैं लोग आपकी। इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे ले हार्वे ऑसवेल्ड को सोवियत से अमेरिका आए अभी वक्त भी नहीं हुआ था कि उस पे मर्डर का आरोप भी लग गया। ऑसवेल्ड पे अमेरिका के मेजर जनरल एडविन वॉकर के मर्डर की कोशिश का आरोप लगा था। हालांकि यह आरोप ऑसवेल्ड पे कैनेडी के मर्डर के बाद ही लगा। 1963 के अप्रैल में ऑसवेल्ड न्यू ऑर्लिन्स आ गया, जिसके एक महीने बाद ऑसवेल्ड की वाइफ मरीना भी ऑसवेल्ड के साथ रहने न्यू ऑर्लिन्स आ गई थी। ऑसवेल्ड ने वहीं एक कॉफी शॉप में मशीनरी ग्रीसर के तौर पे काम संभाला, जहां से उसे जल्द ही निकाल दिया गया क्योंकि उसका काम सेटिस्फैक्टरी नहीं था और वो ज्यादातर वक्त राइफल से रिलेटेड मैगजीन पढ़ता था। ऑसवेल्ड इसके बाद मैक्सिको चला गया, जहां से अक्टूबर 2, 1963 को लौटने के बाद मरीना की दोस्त रुथ ने ऑसवेल्ड को बताया कि टेक्सास स्कूल बुक ऑफ डिपॉजिटरी में जॉब अवेलेबल है। रुथ ने ऑसवेल्ड की मदद नौकरी दिलवाने और इंटरव्यू सेट करवाने में की। ऑसवेल्ड को टेक्सास स्कूल बुक ऑफ डिपॉजिटरी में $1.25 पर आवर की सैलरी पर रखा गया। ऑसवेल्ड के सुपरवाइजर कहते हैं कि ऑसवेल्ड काफी अच्छा काम कर रहा था। वो एवरेज एम्प्लॉय से ऊपर था। ऑसवेल्ड डलास में एक रूम में रहता था, लेकिन वीकेंड्स पे वो अपना वक्त इरविंग में मरीना के साथ रुथ के घर पे स्पेंड करता था। असल में मरीना तब अपनी दोस्त रुथ के साथ ही रह रही थी। कैनेडी के असैसिनेशन से ठीक एक महीने पहले अक्टूबर 20, 1963 को ऑसवेल्ड की दूसरी बेटी ऑड्रे का जन्म हुआ। इसी बीच एफबीआई के डलास ब्रांच ऑसवेल्ड में इंटरेस्ट लेने लगी, जब उन्हें सीआईए यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से ये सूचना मिली कि शायद ऑसवेल्ड मैक्सिको बेस्ड सोवियत एम्बेसी के कॉन्टैक्ट में है। इस सिलसिले में एफबीआई नवंबर के शुरुआती महीने में 2 बार ऑसवेल्ड के एब्सेंस में रुथ के घर पहुंची। एक बार ऑसवेल्ड को एजेंट जेम्स पी हॉस से मिलने को कहा गया, हालांकि वो तब ऑफिस में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद ऑसवेल्ड एक नोट छोड़कर एफबीआई के ऑफिस से चला गया। नोट में लिखा था कि इसे एक वार्निंग ही मान लो, लेकिन अगर तुम लोग मेरी वाइफ को परेशान करना बंद नहीं करते तो मैं एफबीआई और डलास पुलिस डिपार्टमेंट को उड़ा दूंगा। बाद में जब इस पर रिसर्च किया गया तब पता चला कि ऑसवेल्ड ने कभी भी एफबीआई को उड़ाने की बात कही ही नहीं थी। वो बस हायर अथॉरिटीज से कंप्लेन करने वाला था, क्योंकि एफबीआई की वजह से ऑसवेल्ड की वाइफ मरीना को परेशानी हो रही थी। एजेंट जेम्स ने बताया कि असल में नोट में लिखा था कि अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो सीधा मेरे पास आइए। अगर आप इस मामले को लेकर मेरी वाइफ को परेशान करना नहीं बंद करते तो मैं इसके अगेंस्ट एक्शन लूंगा और इस बारे में लीगल अथॉरिटीज को कंप्लेन करूंगा। एजेंट जेम्स ने बताया कि उन्होंने ऑसवेल्ड के नोट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। असल में जब कैनेडी के मर्डर केस में ऑसवेल्ड फंसा, उसे लगभग एफबीआई एजेंट्स को उनके सीनियर्स ने नोट को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया। नवंबर 21, 1963 को ऑसवेल्ड ने कैनेडी पे शूट कर दिया था। हालांकि इसमें भी थोड़ी बहुत कॉन्स्पायरेसी है। कहा जाता है कि टेक्सास स्कूल बुक ऑफ डिपॉजिटरी, जहां पे ऑसवेल्ड काम कर रहा था, वहां के 6th फ्लोर से उसने अपनी ही राइफल से 4 गोलियां चलाई। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो हत्या के 10 मिनट पहले ही ऑसवेल्ड से बात कर रहा था। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर ऑसवेल्ड ने कहा कि पुलिस ने उसे इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि वो सोवियत यूनियन में रहता था। ऑसवेल्ड लगातार खुद को बेकसूर बता रहा था, लेकिन उसके बैग से मिली राइफल और लोगों द्वारा किसी को 6th फ्लोर से शूट करते हुए देखना, ये सब ऑसवेल्ड के खिलाफ सबूत बना रही थी। कहा जाता है कि एक रशियन स्पाई बिल्कुल ऑसवेल्ड की ही तरह दिखता था, लेकिन उसकी मौत कब हुई इस बात से लोग अब भी अनजान हैं। ऑसवेल्ड को 24 नवंबर की सुबह जब सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था, तब जैक रूबी नाम का आदमी ऑसवेल्ड के बहुत करीब आ गया और अपने गन को उसकी पेट से लगाकर फायर कर दिया, जिस कारण ऑसवेल्ड की कुछ ही घंटों में मौत हो गई थी। वीडियो रिकॉर्डिंग्स में दावा किया गया है कि जब प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली लगी थी तो लिमोइस ड्राइवर विलियम ग्रीर गाड़ी को तेजी से भगाने के बदले स्लो कर दिया था। अगर कैनेडी जल्द हॉस्पिटल पहुंचते तो उनके बचने के ज्यादा चांसेस होते, तो फिर क्यों उन्हीं के ड्राइवर ने गाड़ी को स्लो कर दिया। विलियम को सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट भी माना जाता है। कुछ लोगों के मुताबिक ड्राइवर का हाथ हत्या में शामिल है, जो जैकी के इशारे पे चल रहा था। असल में लोग मानते हैं कि जैकी कैनेडी यानी कि JFK की वाइफ इस मामले में अच्छी तरह से शामिल थी और इसके पीछे भी कई कारण हैं। कैनेडी और जैकी में लगातार दूरियां बढ़ रही थी।
लोगों का कहना है कि जब 1952 में कैनेडी जैकी से मिले तो जैकी कैनेडी के लुक्स, वेल्थ और विट को देखकर अट्रैक्ट हुई। हालांकि JFK को प्लेबॉय कहा जाता था। वो लोगों के बीच इतने पॉपुलर थे अपनी पर्सनालिटी की वजह से, वहीं अंदर से उनके कई डार्क सीक्रेट्स भी थे। कैनेडी का काफी लोगों से अफेयर था, जिस बात को जैकी अच्छे से जानती थी। जैकी कैनेडी JFK को छोड़ना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि फर्स्ट लेडी के तौर पे जैकी काफी ज्यादा पॉपुलर थी। इस कारण अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उन्हें बाहर से सब नॉर्मल दिखाना पड़ता था। भले ही JFK जैकी को पसंद करते हो, लेकिन वो कहीं से भी लॉयल नहीं थे। जैकी सबसे ज्यादा एक आइकॉनिक अमेरिकन एक्ट्रेस से परेशान थी। उस एक्ट्रेस और कैनेडी की खबर हमेशा ही न्यूज आर्टिकल्स में आती रहती थी। जैकी कैनेडी से पहले ही परेशान थी, पर जब सामने से किसी ने कैनेडी को मारने का ऑफर दिया तो वो पीछे भी नहीं हटी। कॉन्स्पिरेसी बहुत है। कुछ के नजर में जैकी निर्दोष है, पर बहुतों की नजर में वो भी हत्या में उतनी ही शामिल है जितने की बाकी सब। अजीब बात तो दोस्तों ये है कि मैरिलिन का मर्डर 4 अगस्त 1962 को हुआ था और इसी के 16 महीने के अंदर JFK का भी असैसिनेशन हो गया। और इतना ही नहीं, कैनेडी के बस 5 साल बाद ही उनके भाई का भी किसी ने मर्डर करवा दिया था। तो दर्शकों, आगे हम जानेंगे कि आखिर कैसे कैनेडी और रॉबर्ट के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आखिर जैकी ने किसके कहने पे JFK को मरवाने का फैसला किया। ये सारी बातें आपको पता चलेंगी हमारी अगली वीडियो में, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारी आज की राइटर है ख्याति।